So first point in functions of Chamber of Commerce is interstate movement of goods. Interstate movement of goods में ये कह रहे हैं कि विद इन अ स्टेट, अगर स्टेट के अंदर आपके गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होना है तो उसमें आपका ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो हेल्प करता है। किस तरह से? अगर व्हीकल का, जिस भी व्हीकल के थ्रू आपका गुड्स जा रहा है, प्रोडक्ट जा रहा है, लाइक ट्रक है या शिप के थ्रू है, तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना या फिर हाईवेज़ या रोड्स का कंस्ट्रक्शन करवाना, ठीक है। तो इसमें सिंपली आप ये लिखेंगे कि विद इन अ स्टेट अगर हमारा प्रोडक्ट एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो उसको स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, स्मूथ मूवमेंट हो सके, एक जगह से दूसरी जगह अच्छे से हमारा प्रोडक्ट पहुंच सके, उसके लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारा हेल्प करता है। किस तरह? रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन करवाना हुआ या रोड्स एंड हाईवेज का कंस्ट्रक्शन हुआ। ओके, नेक्स्ट इज प्रमोटिंग साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स बिल्डिंग्स हुई या रोड्स हुए या डैम्स हुए, तो उसके लिए क्या होता है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होल्ड डिस्कशंस विद गवर्नमेंट एजेंसीज फॉर इन्वेस्टमेंट इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिस भी बिजनेस या जिस भी ट्रेड या जिस भी कंपनी के लिए वर्क करेगा वो गवर्नमेंट एजेंसीज से मिलकर आपस में डिस्कशंस करेंगे ताकि गवर्नमेंट अपना इन्वेस्टमेंट कर सके। किसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक डैम्स बनना है, इलेक्ट्रिसिटी है, रेलवे है, रोड्स का कंस्ट्रक्शन है ना, तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो सके बिजनेस के लिए, तो उसके लिए ये क्या करते हैं कि गवर्नमेंट एजेंसीज से मिलके डिस्कशन करते हैं ताकि गवर्नमेंट कंपनीज अपना इन्वेस्टमेंट उसमें कर सकें। Next is weights and measures and prevention of duplicate brand. Weights and measures and prevention of duplication brand में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये हेल्प होती है कि रिलेटेड बिजनेस के जो भी प्रोडक्ट्स हैं या गुड्स हैं उनसे रिलेटेड बनने वाले जो भी डुप्लीकेट ब्रांड होते हैं उनके बारे में चेकआउट करना और उसकी इंफॉर्मेशन ट्रेड या कंपनी को देना। कंपनी से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनमें पार्टिसिपेट करना, प्लस जैसे आपने देखा होगा अक्सर ब्रांड का एक डुप्लीकेट बन जाता है या प्रोडक्ट होता है उसका डुप्लीकेट बन जाता है, तो ये जो डुप्लीकेशन ऑफ ब्रांड है, ब्रांड का डुप्लीकेट ना बन पाए या अगर बना है तो उसके बारे में चेकआउट करके उसकी इंफॉर्मेशन कंपनी को देना, ये वर्क होता है। नेक्स्ट इज लेबर लेजिस्लेशन मीन्स लेबर से रिलेटेड पॉइंट है हमारा कि ये जो हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या जिनको हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं लेबर लॉज से रिलेटेड जो भी हमारे लॉज या रूल्स बन रहे हैं उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं ताकि लेबर के जो भी पॉइंट हैं उनकी तरफ से ये हेल्प आउट कर सकें। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो लेबर की तरफ से ये प्लस पॉइंट होता है, इनको ये लेबर कितनी देर वर्क करेगा, क्या उनकी प्रॉपर सैलरी होगी या रिट्रेंचमेंट पॉलिसीज़, अगर उनको निकाला जाएगा, टर्मिनेट किया जाएगा तो किस लेवल पे किया जाएगा, क्या उनको सैलरी मिलेगी, किस पॉलिसी या किस लॉ के बेसिस पे उनको निकाला जा रहा है ना। तो ये जितनी भी पॉलिसीज़ हैं लेबर लॉज उनकी डिसीजन वर्क में ये पार्टिसिपेट करते हैं और ये कंपनी को हेल्प करते हैं, एक एडवाइस देते हैं कि ये चीज़ें लॉज में, लेबर लॉज में इंक्लूड होनी चाहिए। तो एक आपने नाम सुना होगा यूनियन लीडर का। उनका वर्क क्या होता है कि वो लेबर से रिलेटेड या किसी लेबर को बिना किसी वजह से हटाया जा रहा है, उनको टर्मिनेट किया जा रहा है, तो वो यूनियन लीडर का ट्रेड यूनियन का जो भी हमारा लीडर होता है वो सब मिलके इसके लिए बोलते हैं। सेम विद दिस हमारा लेबर लॉ भी वही कहता है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारा लेबर लॉ को बनाने में और उनके लिए प्लस पॉइंट लेकर हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनको हेल्प करता है। नेक्स्ट इज हार्मोनाइजेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर। हार्मोनाइजेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर में जैसे कि अभी हमने पढ़ा है प्रीवियस
GST। तो यहाँ उसी GST की बात हो रही है। ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स या इंडस्ट्री होते हैं, ये GST को हार्मोनाइज करने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि GST, जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसको हम बोल रहे हैं, अलग अलग स्टेट में सबके बीच में एक जैसा GST होना चाहिए। अगर आप किसी की बिजनेस के किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आप GST कर रहे हैं तो हर स्टेट वाइज उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में सेम GST रेट होने चाहिए। इसके लिए ये हेल्प करते हैं। ऑक्ट्रॉय एंड टोल टैक्सेस, ऑक्ट्रॉय एंड टोल टैक्सेस पहले ये महाराष्ट्र और गुजरात में लगते थे और अभी भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इंक्लूड होते हैं, वो भी GST में। हम जब GST आपको पढ़ा रहे थे तो हमने ये बोला था कि जितनी भी इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि वैट, सेल्स टैक्स, ऑक्ट्रॉय या टोल टैक्स, ये जो हमारा पहले अलग अलग लगता था वो अब एक साथ GST में आ गया। तो ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हैं, इन्होंने ही कहीं ना कहीं ये जो अलग अलग टैक्सेस लगते थे, वैट, सेल्स टैक्स, ऑक्ट्रॉय या जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, उनको मर्ज करके GST कर दिया है और वो GST रेट सबके लिए एक जैसा मीन्स इक्वली अप्लाई होगा। नेक्स्ट इज लेबर लेजिस्लेशन। ये पार्ट ऑलरेडी हम ये इसमें कवर कर चुके हैं तो ये रिपीटेड है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, ये वाला पॉइंट हम देखते हैं, मार्केटिंग ऑफ एग्रो प्रोडक्ट्स एंड रिलेटेड इश्यूज। मार्केटिंग ऑफ एग्रो प्रोडक्ट एंड रिलेटेड इश्यूज, इसमें ये कह रहे हैं कि वो इंडस्ट्री या वो हमारी कंपनी जो एग्रो प्रोडक्ट में डील करती है। एग्रो प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो किसी दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करते हैं। मीन्स रॉ मटेरियल कह सकते हैं हम कि हमें बनाना है फिनिश्ड गुड्स। अब उस फिनिश्ड गुड्स में जो जो भी हमारे प्रोडक्ट या जो जो भी हमारे आइटम्स लग रहे हैं, दैट इज़ एग्रो प्रोडक्ट्स। तो वो कंपनी या वो फैक्ट्री जो एग्रो प्रोडक्ट्स बना रही है या डील करती है उसमें, तो इस तरह की कंपनीज़ को चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या हेल्प करते हैं, मार्केटिंग पॉलिसीज़ बनाने में, कि मार्केट में किस टाइप की क्या डिमांड है या उससे रिलेटेड जो हमारे रॉ मटेरियल एक फिनिश प्रोडक्ट्स में बनाने में, जिस फिनिश प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है उसी रॉ मटेरियल से हमारे कोई और भी फिनिश प्रोडक्ट्स बन रहे हों या फिनिश गुड्स बन रहे हों। ठीक है, तो ये सारे व्यूज़ और ये सारी हेल्प कौन देता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये रोल, फंक्शंस या अगर हम कहें इसको इम्पॉर्टेंस, कभी आएगा अगर एग्ज़ाम में, वैसे तो बहुत कम ही रेयर इसको पूछा जाता है कि एडवांटेजेस या मेरिट्स। अगर इन केस आता है तो रोल, फंक्शंस, मेरिट्स, एडवांटेजेस, सारे यही हमारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये है हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अच्छा, नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक है मेन डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन इंटरनल ट्रेड। अभी ये पूरा चैप्टर हमारा इंटरनल ट्रेड का चल रहा था। इसमें हमने देखा होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, टाइप्स ऑफ रिटेलर्स, टाइप ऑफ रिटेलिंग, टाइप ऑफ रिटेल ट्रेड, बहुत सारी चीज़ें देखी, GST देखा, अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स देखा। लेकिन अब सबसे मेन जो हमारा टॉपिक है वो है मेन डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन इंटरनल ट्रेड। इस इंटरनल ट्रेड में क्या क्या चीज़ें लगती हैं हमारी, वो हम डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि अभी हम एक लिस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप में से किसी ने पूछा था कि मैम GST में कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा। जैसे कि हमने बताया था वैट इंक्लूड है, सेल्स टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, ऑक्ट्रॉय है। इसी तरह की कोई एक लिस्ट है, वो हम आपको दे देंगे जिससे ये पता चलेगा आपको कि GST में कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस मिले हुए हैं। हालांकि एग्ज़ाम में नहीं आता है, ना ही पूछा जाता है, सिर्फ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए, आपको जानने के लिए, और पता भी होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो वो हम लिस्ट आपको दे देंगे जिसमें ये होगा कि GST में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टैक्सेस इंक्लूड करके GST बना है। ठीक है, उसमें वैट भी होगा, एक्साइज ड्यूटी भी होगा, कस्टम ड्यूटी होगा, सेल्स टैक्स होगा। तो ये अलग अलग टैक्सेस से ही, इनडायरेक्ट टैक्सेस से ही हमारा GST बना है। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द मेन डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन इंटरनल ट्रेड। फर्स्ट इज प्रोफॉर्मा इनवॉइस। प्रोफॉर्मा इनवॉइस एक ऐसी इनवॉइस या एक ऐसा नोट होता है जिसमें ऑर्डर मिलने के बाद ये प्रोफॉर्मा इनवॉइस हमारी बनती है, जिसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस, बायर का नाम, सेलर का नाम, और जिस कॉस्ट और डिटेल पे बायर और सेलर दोनों एग्री हुए हैं वो इसमें लिखा जाता है। ये एक तरह का क्या होता है, अ सेल कोट इज़ प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोफॉर्मा इनवॉइस। ये एक तरह का सेल कोट होता है जिसको प्रोफॉर्मा इनवॉइस का नाम दिया गया है।
प्रोफॉर्मा इनवॉइस कमर्शियल इनवॉइस से पहले बनता है। तो इन शॉर्ट में हम क्या कहेंगे कि प्रोफॉर्मा इनवॉइस एक ऐसा सेल कोड या डिटेल्ड इनवॉइस होती है जिसमें ऑर्डर मिलने के बाद, भाई अगर हम सेलर हैं और अनदर पर्सन इज बायर, तो हमारे और उनके बीच में जिस भी कॉस्ट पे हमने उनसे कहा कि हमको 50 रुपीज़ के कॉस्ट में इतनी इतनी यूनिट्स चाहिए, तो अब वो बिल जो बनाता है या हम दोनों के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ है, जिस कॉस्ट पे हम दोनों राज़ी हुए हैं, उसका जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, मान लीजिए इंस्टॉलमेंट पे हुआ है, मान लीजिए क्रेडिट पे उन्होंने हमसे गुड्स या प्रोडक्ट लिया है, तो वो इंस्टॉलमेंट की क्या रेट होंगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, है ना। तो वो सारी चीज़ें प्रोफॉर्मा इनवॉइस में लिखी होती है। वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको ऑर्डर कंफर्म होने के बाद ही बनाया जाता है। जैसे हमारे या किसी के बीच में हमने उनको ऑर्डर दिया कि इतने हमको चाहिए, इतने इतने कॉस्ट पे, फिर वो सेलर जो होंगे वो बताएंगे भाई टर्म्स एंड कंडीशंस, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जब हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे, कंफर्म हो जाएगा, तब ये प्रोफॉर्मा इनवॉइस बनती है। ओके, नेक्स्ट इज कॉमर्शियल इनवॉइस। सेकेंड इनवॉइस होती है हमारी कॉमर्शियल इनवॉइस। देखिए ध्यान रखिए, सबसे फर्स्ट हमारी प्रोफॉर्मा इनवॉइस बनती है, उसके बाद ही हमारा कॉमर्शियल इनवॉइस बनती है। इसमें क्या होता है, इसमें ये एक तरह का एविडेंस होता है जिससे पता चलता है कि बायर और सेलर के बीच में कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे जो एविडेंस हो, जिससे कि पता चले कि बायर और सेलर के बीच में कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ये डॉक्यूमेंट या ये इनवॉइस, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, देखिए दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें कॉस्ट इंक्लूड होंगी, डिटेल्स इंक्लूड होंगी। इसमें क्या होगी, कितनी क्वांटिटी पे, मान लीजिए हम सेलर हैं, हमें किसको कितनी क्वांटिटी पे सामान देना है, वो क्वांटिटी इंक्लूड होगी, प्राइस इंक्लूड होगा, टोटल वैल्यू इंक्लूड होगी, और टर्म्स ऑफ पेमेंट मीन्स इंस्टॉलमेंट पे है या कैश पेमेंट, कैश भी हुआ है तो कार्ड से हुआ है कि मीन्स कैश हमारा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे कॉमर्शियल इनवॉइस में रहती हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो इट इज़ एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ डन बिटवीन बायर एंड सेलर। इट इंक्लूड्स द क्वांटिटी, द प्राइस, terms of payment, total value of the product. Okay, next is lorry receipt. लॉरी रिसिट हमारी तभी रिसिट बनेगी, ये कोई कंपलसरी नहीं होता है। कंपलसरी इन द सेंस कि बनती है, लेकिन किस केस में बनती है, जब हमारा जो गुड्स है या जो हमारा प्रोडक्ट है, अगर वो रोडवेज या ट्रांसपोर्ट के थ्रू आएगा। देखिए लिखा है व्हेन गुड्स आर सेंट बाय रोडवेज देन रिसिट इज इशूड बाय द ट्रांसपोर्टर एंड इट इज़ ट्रीटेड एज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। लॉरी रिसिट मीन्स वो रिसिट जब हमारा सामान किसी रोडवेज के थ्रू, ट्रक के थ्रू या कोई भी ऐसी पब्लिक वो है ट्रांसपोर्ट, तो उसके थ्रू अगर हमारा सामान आता है तो ये लॉरी रिसिट बनेगी, अदरवाइज़ नहीं। अगर कोई ऐसा सेलर या कोई ऐसा बायर है जो डायरेक्टली हैंड टू हैंड ले रहा है, कोई भी उसको रोडवेज की ज़रूरत नहीं है, तो दिस रिसिट विल नॉट मेड। ओके, तो इसको आप अब तक ये समझ ही गए होंगे कि रोडवेज का अगर आपने यूज़ किया है, गुड्स आपका रोडवेज, शिप, ट्रक या किसी के भी थ्रू आता है, तो ही आपका ये बनेगा। और जब ये बनेगा तो ये ट्रांसपोर्टर जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है, वो ये बनाएगा। ओके, नेक्स्ट इज रेलवे रिसिट। रेलवे रिसिट वो रिसिट होती है जब आपका गुड्स डिस्पैच्ड होगा रेलवे के थ्रू। रेलवे अथॉरिटी इस रिसिट को इशू करती है। अक्सर आपने देखा होगा कि वो रेलवे में हमारे गुड्स या प्रोडक्ट्स लोड हो जाते हैं, एक अलग सा अपार्टमेंट या एक अलग सा बोगी जिसको हम बोलते हैं, वो अलग सा बुक हो जाती है कि इसमें हमारा पूरा गुड्स इसमें होके डिस्पैच होके जाएगा। तो अगर वो रेलवे के थ्रू आएगा, अगर आपका प्रोडक्ट पूरा, तो ये रेलवे रिसिट बनेगी। और ये इसको इशू कौन करेगा, रेलवे अथॉरिटी। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, गुड्स डिस्पैच होगा रेलवे के थ्रू तो रेलवे अथॉरिटी इसको इशू करेगी। नेक्स्ट इज डेबिट नोट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।